हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिवीजन लेके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के सिलेबस की। तो इस चैप्टर का जो सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर से आ रहे हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। और एट लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्या क्या कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर है, कार्बन का क्या मास है, ठीक है, क्या वैलेंसी होती है इनकी। तो सबसे पहले कार्बन जो एलिमेंट है उसको सी सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। ठीक है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है। एटॉमिक मास हो गया इसका 12 और कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2,4, क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो 2,4 क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। ठीक है, और इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 क्यों होगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स है, जैसे कुछ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं और कुछ नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, C60 फुलरेंस हो गया, कोल, चारकोल, लैम्प, ब्लैक। तो कुछ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, कुछ एमॉर्फस एलोट्रॉप्स होते हैं। एमॉर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस आ गया। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन में कोल, चारकोल, लैम्प, ब्लैक। ठीक है, तो ये कुछ एलोट्रॉप्स है कार्बन के। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कार्बन की जो हमने अभी डिस्कस करी। ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। कार्बन की कंपाउंड आप पढ़ने जा रहे हैं तो कार्बन की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम्स ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी पावर होती है बोल सकते हैं, जो कि कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन खुद कार्बन के साथ क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। और बॉन्ड बना बनाकर एक लंबी चेन बना सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, तो कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम्स ड्यू टू विच इट कैन फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है, मतलब लंबी चेन या लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ठीक है, टेट्रावेलेंट क्यों है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो इट कैन फॉर्म्स 4 बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ना 4 से कम बॉन्ड बना सकता है, ना 4 से ज़्यादा, सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, it is known for its versatility due to which it is capable of forming large number of organic compounds. This is the most important nature of the carbon. तो जो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो बहुत ही लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो आपने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे उसमें कार्बन बहुत ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हर किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने कार्बन देखा ही देखा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा आइटम है या ऐसा एलिमेंट है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक, तो हमने जैसे डिस्कस किया था ना कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे डायमंड में देखो, डायमंड में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, वैसे ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता होगा। ठीक है, बॉन्ड बना के एक लेयर शीट टाइप का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में भी बनाता है। ठीक है, और फुल रेंज में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल के साइज का। ठीक है, फुटबॉल की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें कार्बन अपने ही 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कुछ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना के एक बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सही है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें कोई दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जनरली जनरली क्या है, एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन वो देगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम भी देगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल में हम देखते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट टू अटेन स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम क्या है, कोई भी एटम या एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता ना, तो ये डबलेट बनाते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं, डबलेट बोलते हैं। हीलियम भी डबलेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं, तो हीलियम और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, डबलेट बनाते हैं। बाकी जितने भी एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो डबल, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाना चाहता है, डबलेट बनाना चाहता है, तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बगल वाले हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सेम ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं कि टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन का, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, ठीक। क्योंकि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ठीक है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, सही है। यहाँ पे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे नाइट्रोजन के बीच में हम कह सकते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन के का एग्जांपल देख सकते हैं, नाइट्रोजन का कि इसमें देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 5, तो इसको चाहिए कितने ऑक्टेट के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपस ये नाइट्रोजन इसको 3 इलेक्ट्रॉन देगा और इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो 3 लेगा तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से क्या बनाता है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन। तो N2 मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर एक मल्टीपल बॉन्ड जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में C और 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन को आउट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 4 तो इसके पास अवेलेबल है ही, बाकी 4 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा, तो कार्बन के पास तो 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है। जो ये रेड पॉइंट से दिखा रखे हैं ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस से दिखा रखे हैं ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर ये ऑक्सीजन जो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करेगा, तो आपस इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। सेम टू सेम इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, और ये भी ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, और कार्बन के भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस ऑक्सीजन से करता है, तो टोटल मिला के 4 हो जाते हैं इसके पास भी, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देख लेते हैं। हाइड्रोजन तो अपना ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन से करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस हाइड्रोजन से करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको, तो इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से लेके ऑक्सीजन से लेके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डबलेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है कि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में तो सिंगल बॉन्ड आएगा, बाकी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, पॉइंट के थ्रू, क्योंकि जिन्होंने बॉन्ड बनाया केवल उन्हीं को बॉन्ड के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको जैसे इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है वैसे लिख दिया जाता है, ठीक है। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। अब कार्बन के कंपाउंड्स में देख लेते हैं कुछ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन के कंपाउंड में सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं CH4 का, ठीक है, मीथेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो CH4 में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और लेकिन हाइड्रोजन तो अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है, कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो चाहिए इसको कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो कार्बन के पास होगा 8, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस तरीके से इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे हम CCl4 का डिस्कस कर लेते हैं। CCl4 में Cl और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1-1 Cl से 1-1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्लोरीन के पास और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको भी 1 ही चाहिए, तो इन दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, समझो। क्लोरीन के पास 7 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही तो चाहिए, ठीक है। तो और कार्बन के पास 4 है तो 4 चाहिए, तो चारों क्लोरीन से के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की वजह से इनमें इसके भी पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सारे के सारे क्लोरीन अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ पे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इथेन का एग्जांपल हम इथेन में C2H6 इसका फॉर्मूला होता है, तो 2 कार्बन होते हैं और 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कुछ इस तरीके से होगी।
एक एक हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन और एक बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर ये वाला कार्बन भी ऐसे ही करेगा, 3 हाइड्रोजन से लेगा और एक बगल वाले कार्बन से शेयर करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन के तो डबलेट हो ही रहे कंप्लीट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बने, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अभी थीन का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को देखते हैं। इस कार्बन अगर ये इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, इसको तो अपने 8 कंप्लीट करने हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन चलेगा तो 6 ही होंगे। तो ये अपने बगल वाले कार्बन से क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हाइड्रोजन को से एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, लेकिन बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला कार्बन भी बगल वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अगल बगल जो हाइड्रोजन है उनसे एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, जैसे कार्बन इसमें C2H4 C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, C 2 होंगे और हाइड्रोजन भी 2 होगा, ठीक है। तो कार्बन जो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, लेकिन इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयरिंग करके बना लेगा, लेकिन बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन से बनाएगा। बगल वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला कार्बन भी यही प्रोसेस को रिपीट करेगा, जिसकी वजह से दोनों कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, तो ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो भी आपके यहाँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। बाकी जो रिंग बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर, उसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इनका एक और टाइप होता है, थर्ड टाइप, जिसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें रिंग बनाते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं एल्कीन्स के बारे में, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अगर आप N की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओगे तो आपको एल्कीन्स मिलते जाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड आपके एल्कीन्स में बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में बनते हैं। तो एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अगर इसमें आप N की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको एल्कीन्स और एल्काइंस मिलते जाएंगे, लेकिन इसमें N की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस में N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, क्योंकि 1 रख के कोई भी एल्कीन्स और एल्काइंस नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ, और लेकिन एल्कीन्स में जो N की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होती है, सही है। तो हम कुछ एल्कीन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप N की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको CH4 मिलेगा, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर आपके पास 1 कार्बन है तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ठीक है, 8 है तो ऑक्ट, ठीक। तो इस तरीके से कार्बन के नंबर्स देख के हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे CH4 में कार्बन है तो मेथ और पीछे से हम लगा देते हैं एन। एल्कीन्स के लिए हम पीछे से क्या लगा देते हैं, एन, तो मीथेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। 2 कार्बन है तो C2H6 एथेन लग जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर इसकी जगह पे 3 रखोगे तो C3H8 हो जाएगा, ठीक है, C3H8 प्रोपेन हो जाएगा, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है। कहीं तक भी बना सकते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डिकेन, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपका 6 तक आएगा, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 6 कार्बन तक ही है, हेक्सेन तक, तो आप इतना ही याद करो, ठीक है। एल्कीन्स कैसे बनाते हैं, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। तो N की वैल्यू आपको 2 रखनी है, 1 नहीं रखनी है, 1 रखोगे तो कोई एल्कीन्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 1 रखने से कोई एल्कीन नहीं बनता, तो N की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 2। तो C2H4 फर्स्ट एल्कीन क्या होगा, C2H4 एथीन, ठीक है। फिर प्रोपीन, फिर 4 रखोगे C4H8 ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, ठीक है। इसका नाम कैसे लिखना है, कार्बन के नंबर देखिए, कार्बन अगर 2 है तो एथ, पीछे से लगाना है इन, एथीन हो जाएगा, ठीक है। पीछे से क्या लगाना होता है, इन, एल्कीन में पीछे से लगाना होता है इन। जैसे 4 कार्बन पे ब्यूट होता है, पीछे से इन लगा दो तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एल्काइंस भी देख लेते हैं। एल्काइंस क्या है, CnH2n-2, इसका जनरल फॉर्मूला है। N की वैल्यू आपको 2 से स्टार्ट करनी है, तो C2H2, C3H4, इसका नाम लिखने के लिए जैसे 2 कार्बन है 8, पीछे से लगाना आइन, तो इथाइन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, 5 कार्बन पे पेंटाइन, 6 पे हेक्साइन, 7 पे हेप्टाइन। इस तरीके से हम एल्कीन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस के सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को हम होमोलोजस सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज़ होती है इसको हम होमोलोजस सीरीज़ भी बोलते हैं। होमोलोजस सीरीज़ क्या होती है, इसमें जो सीरीज़ होती है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 मेथिल मिथाइलिन CH2 ग्रुप। तो आप देख सकते हो कि इनमें जो डिफरेंस है वो आपका CH2 का डिफरेंस है। जैसे CH4 से C2H6 में जा रहे हैं हम लोग, तो CH4 से C2H6 में जा रहे हो तो 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है ना, तो इसी को हम बोलते हैं
होमोलॉजियस सीरीज, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पे देखो CH2 का डिफरेंस, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो CH2 का डिफरेंस, C3H8 से C4H10 में जाओगे तो फिर से CH2 का डिफरेंस, फिर से CH2 का डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ सब में क्या है, CH2 का डिफरेंस है। सेम एल्कीन सीरीज में भी यही देखने को मिलता है। C2H4 से C3H6 में जा रहे तो एक C का अंतर है और 2 H का अंतर है, ठीक है। तो CH2 का डिफरेंस है ना, इसमें भी देखो CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो जिसमें भी CH2 का डिफरेंस होता है वो होमोलॉजियस सीरीज के अंदर आते हैं। तो ये एल्कीन्स की होमोलॉजियस सीरीज हो गई, ये एल्कीन्स की होमोलॉजियस सीरीज हो गई। ऐसी सेम टू सेम एल्काइंस की भी होमोलॉजियस सीरीज होती है, इसमें भी CH2 का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होमोलॉजियस सीरीज में जो एक एटम से दूसरे एटम में जाने पे हमें कितने का डिफरेंस दिखता है, CH2 का डिफरेंस दिखता है, सॉरी H, ठीक है। तो ये सब किसके पार्ट है, होमोलॉजियस सीरीज के पार्ट है, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। जैसे नॉमेनक्लेचर की बात करने से पहले हम बात करेंगे इसकी फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा देने से उनका नाम भी चेंज हो जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी उनकी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट मेक्स कार्बन कंपाउंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड में अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है, या हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कुछ नहीं है, एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसको कार्बन कंपाउंड में लगा देने से इनकी रिएक्टिव बढ़ जाते हैं, ठीक है, और ये रिएक्टिव हो जाते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हो गए आपके हेलोजन ग्रुप, सिक्लोरो ब्रोमोआइड ClBr, ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप हो गए, अल्कोहल ग्रुप हो गए, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हेलोजन ग्रुप में आपके ClBr होते हैं, ठीक है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, ठीक है, CHO। कीटोन में CO ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ठीक है, C=OOH। तो ये कुछ ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे हेलोजन ग्रुप अगर किसी कार्बन कंपाउंड में ऐड कर दिया जाए तो इसका नाम कैसे लिखना है। तो हेलोजन के लिए आपको प्रीफिक्स का यूज़ करना है। क्लोरो, अगर Cl लगाए तो क्लोरो, Br लगाए तो ब्रोमो, I लगाए तो आइडो, ठीक है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है और इसको प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले लिखना है। तो सबसे पहले आप कार्बन गिन लेंगे, इसमें कितने हैं चेन में, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे आपको पता है कि प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन से पहले आपको क्या लगा देना है, क्लोरो लगा देना, ठीक है। क्लोरीन लगाए तो क्लोरो, Br लगा होता था यहाँ पे ब्रोमो लगा देते, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। जैसे Br लगाए तो ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, पहले लिखना है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप को हमें प्रीफिक्स में लिखना है। सेम अब अल्कोहल ग्रुप को देख लेते हैं। अल्कोहल ग्रुप में OH ग्रुप लगा होता है, तो इसका नाम लिखते समय इसके पीछे से सफिक्स में हम और लगा देते हैं। जैसे कार्बन चेन, जैसे इसमें ग्रुप में OH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन को गिन लेते हैं। चेन में 1 2 3 है तो प्रोपेन, और पीछे से लगा देना हमें ऑल। प्रोपेन का ई हटा के हमें OL लगा देना है, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो ब्यूटेनॉल, 5 होते तो पेंटेनॉल, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप लगते हैं और उसके पीछे से हम क्या लगा देते हैं, अल। नाम लिखते समय पीछे से हमें क्या जोड़ना होता है, इसमें अल जोड़ना होता है, AL। जैसे इसमें देखो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे और पीछे से आपका ये CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 कार्बन पे होता है प्रोपेन और पीछे से लगाना अल, तो प्रोपेनल हो जाएगा नाम, ठीक है। 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनल, ठीक है, 2 होते तो इथेनल, ठीक है। कीटोन ग्रुप में CO ग्रुप लगा होता है, C=O और पीछे से हमें लगाना ओन। तो इस कंपाउंड में देखते हैं C तीन है ना, 1 2 3, 3 पे होता है प्रोपेन और पीछे से हमें लगाना क्या है, ओन, तो प्रोपेनोन हो गया, ठीक, क्या लगाना है, प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, COOH, C=OH। इसके पीछे से भी हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन की, 1 2 3, 3 पे प्रोपेन और पीछे से लगाना ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है। जितने कार्बन है उसके पीछे से लगाना है ओइक एसिड, तो आपका नाम बन जाएगा आराम से। एल्कीन्स जिसमें डबल बॉन्ड आते हैं उसके पीछे से हम लगाते हैं इन, ये हम पहले बता चुके हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन है उसके बीच में डबल बॉन्ड लगाए यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड लगाए तो 3 कार्बन पे प्रोपेन होता है, पीछे से लगा दो इन, तो प्रोपीन हो जाएगा। सफिक्स में लगाते हैं आइन जब आपका एल्काइंस होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा कार्बन चेन में तो हम पीछे से आइन लगाएंगे। 1 2 3 पे होता है प्रो, पीछे से आइन लगा देना क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें IUPAC नेम लिखने होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के। तो ये तो बहुत ही ईजी आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो आराम से इसमें आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ और देख लेते हैं हम एक आध IUPAC नेम। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है CH3COH, तो कौन सा ग्रुप है, पहले ग्रुप को पहचानना जरूरी होता है, तो इसलिए हमें फंक्शनल ग्रुप सारे याद होने चाहिए। ये है COH ग्रुप, एथेनोइक ग्रुप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो पीछे से लगाना है ओइक एसिड। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन पे होता है इथेन और पीछे से लगाना ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और पीछे से लगाए ब्रोमीन लगा, ठीक है। Br हेलोजन ग्रुप लगाए तो ये प्रीफिक्स में आएगा, तो प्रीफिक्स में इसको ब्रोमो लिखते हैं और 6 कार्बन पे हेक्सेन, तो ब्रोमो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। सॉरी 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन पे हम क्या बोलेंगे, इसको पेंटिंग बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसमें भी आपको सिंपल कार्बन चेन गिननी है, कार्बन इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं और आगे पीछे से जो भी ग्रुप लगे हुए उसको पहचानना है, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ आपकी सेम है। अगर कीटोन ग्रुप लगाए तो ओन आएगा, कितने कार्बन है, 2 2 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में,
इसमें कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और कौन सा ग्रुप लगा है, CHO ग्रुप लगा है। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, पीछे से आता है अल, 6 पे होता है हेक्स, पीछे से लगा दो अल, तो हेक्सेनल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसी को शॉर्टकट में कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये कुछ आपके IUPAC नेम है, आई होप आपको समझ में आएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं फिर से एक बार और। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में। तो इसमें देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, कंबस्टन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन में हम कार्बन के कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हमें कोई दूसरे एटम के साथ इसमें कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक, एडिशन में इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। जनरली एडिशन रिएक्शन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही देते हैं। ठीक है, तो कंबस्टन की बात करते हैं। सबसे पहले कंबस्टन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ एनर्जी देती है। ठीक है, लाइट और हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी हमें इस रिएक्शन से मिलती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। ठीक है, जैसे कार्बन का कंपाउंड हो गया CH4, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा और साथ में H2O और साथ में हमें हीट भी मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं तो ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम निकलेगी। ठीक है, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इनको आप बर्न कर रहे हो तो ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम मतलब बिना धुएं वाली फ्लेम निकलेगी इसमें। ठीक है, जैसे हम गैस सिलेंडर में यूज़ करते हैं ना, गैस सिलेंडर में आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो उसमें ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी फ्लेम होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में येलो एंड सूटी फ्लेम होती है। येलो एंड सूटी मतलब अनसैचुरेटेड जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हो। ठीक है, एल्कीन जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, ठीक है, पेंटीन, प्रोपीन, ये सब जो होते हैं ये येलो और सूटी फ्लेम धुएं वाले, मतलब इसमें जो फ्लेम होती है वो धुएं, उससे धुआं निकलता है। ठीक है, जैसे पेट्रोल में ले सकते हो, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, कैरोसिन ऑयल हो गया, तो इन सबको आप जलाते हो तो येलो फ्लेम और सूटी फ्लेम निकलती है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देख लेते हैं, दिस रिएक्शन इन विच मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस बाय सम अदर एटम। ठीक है, किसी दूसरे एटम जैसे क्लोरीन की का सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं हाइड्रोकार्बन में। जैसे CH4 में देख सकते हो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होगा तो CH3Cl बना देगा और साथ में HCl गैस निकलेगा। CH3Cl को हम मैथिल क्लोराइड भी बोलते हैं या क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं आप लोग। फिर CH3Cl में फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन चलती रहती है जब तक कि हाइड्रोजन पूरी तरह से कार्बन से बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा कुछ इस तरीके से और ये निकल जाएगा, फिर एक और हाइड्रोजन बाहर होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलते रहते हैं। ठीक है, तो CH3Cl बनेगा, यहाँ पे इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन और बचा तो ये भी निकल जाता है, अब क्या बन जाएगा CCl4 HCl। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है क्योंकि आप इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन बचा नहीं। ठीक है, तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है इसका क्या बनता है CCl4। ठीक है, क्या बनता है CCl4। ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन एटम होते हैं। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। जनरली जो एडिशन रिएक्शन है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास चले जाता है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। तो इससे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बना सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड लगा है कार्बन के बीच में, तो ये भी आपका 2 कार्बन का क्या है, इथाइन बोल सकते हैं हम इसको, सॉरी इथीन बोल सकते हैं। तो इसमें एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ठीक, तो इस रिएक्शन का यूज़ जनरली हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की, जैसे अल्कोहल और एसिटिक एसिड। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C2H5, या इसको हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो इथेनॉल होता है। ठीक, एसिटिक एसिड केमिकल फार्मूला क्या है इसका, CH3COH। ठीक है, और इसका नेम क्या है, एथेनोइक एसिड। ठीक, एथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, 2 देखो CH3 है, एक C से 3 H है, फिर CH2 है, फिर C से 2 H है और लास्ट में OH है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम ऐसे एसिटिक एसिड का देख लो, CH3 है, C से 3 H, 1 H, 2 H और 3 H, और दूसरे C से COH, एक डबल बॉन्ड से लगा होता है वो, बाकी OH एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया दोनों का। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। तो डिफरेंस हम देखेंगे तो क्या है, इथेनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, इथेनॉल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन आइदर ब्लू लिटमस और रेड, देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, ये ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल मान के चलते हैं। ये लेकिन ब्लू लिटमस को रेड कर लेते हैं क्योंकि एथेनोइक एसिड है, एसिड जनरली क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इट हैज़ बर्निंग टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा बर्निंग टाइप का होता है। इट इज़ सोर इन टेस्ट, सोर मतलब खट्टे होते हैं इस टेस्ट में।
इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देख लेते हैं। एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल वाइग्रेसली फ्रॉम सोडियम एथॉक्साइड, और ये सोडियम एथॉक्साइड बनाते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। C2H5 में एक ऐड हो जाएगा, बाकी H2 बाहर हो जाएगा, इसमें H2 गैस भी बन जाती है। सेम टू सेम इथेनॉइक एसिड भी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है और Na2CO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। बाकी इसके साथ कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर निकलता है, ठीक है। व्हेन एथेनॉल इज बाउंड विद एथेनोइक एसिड, जब एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसको, इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। एथेनॉल हो गया ये और ये एसिटिक एसिड हो गया, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये एस्टर बनाते हैं। एस्टर मतलब CH3COO C2H5, ठीक है। बाकी H2O का मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाता है। एक H आपका OH आपका एथेनोइक एसिड से आएगा और एक H आपका एथेनॉल से आएगा, तो वहाँ से H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, सही है। सेम टू सेम एथेनोइक एसिड को भी ये रिएक्शन अगर हम एथेनोइक एसिड का एथेनॉल से कराएंगे, सेम टू सेम रिएक्शन एथेनोइक एसिड भी देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो दोनों ही देंगे, सीधी सी बात है। और दोनों एथेनोइक एथेनॉल से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को आपको अच्छे से याद करना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को। अब हम देखते हैं कि एथेनॉल जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसको हम गर्म करते हैं 443 केल्विन के साथ, कितने केल्विन के साथ, 443 केल्विन के साथ, अब जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। मतलब इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कितने केल्विन पे, 443 केल्विन पे गर्म करते हैं, ठीक है। तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा, एथीन बना देगा। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वही बनाता है और इसके साथ, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है एक्स्ट्रा में, ठीक है। यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक। बाकी कुछ और रिएक्शन है इथेनॉल की, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया थोड़ी सी, तो आप एक बार और देख सकते हो। अब बात करते हैं कि यूजेस की, तो एथेनॉल का यूजेस कहाँ किया जाता है। एथेनॉल इज़ यूज इन पैरामेक्चुअल प्रिपरेशन लाइक टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड क्लोटोनिक्स, ठीक है। कुछ दवाइयाँ बनाने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और टिंचर और ऑफ आयोडीन बनाने में एथेनॉल का यूज किया जाता है, ठीक। एथेनॉल इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है एथेनॉल का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म बनाने में भी एथेनॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एथेनॉल इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। एथेनोइक एसिड का यूज़ क्या है, प्रिजर्व फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एथेनोइक एसिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है विनेगर। विनेगर का यूज़ आपको पता होगा कि हम जो अचार बनाते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम तक वो ख़राब ना हो, तो इसलिए उसमें हम एथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए एथेनोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। एथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड फॉर कोगुलेटिंग लेटेक्स टू प्रिपेयर रबर फ्रॉम इट, ठीक है। तो इससे हम रबर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं एथेनोइक एसिड का से। और इट इज़ यूज्ड एज अ रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कई तरह के रिएजेंट बनाने के लिए उसके रिएजेंट के टर्म्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इसका एथेनोइक एसिड, ठीक। अब बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। कुछ सोप एंड डिटर्जेंट, जैसे सोप क्या होता है, सोप बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का, ठीक है। कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है, उसमें सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे RCON, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। आर की जगह पे आप बहुत ही लॉन्ग चेन लगा सकते हो, कम से कम इसमें 17-18 कार्बन नंबर ऑफ कार्बन की चेन होती है, जो सोप का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें या तो सोडियम का सॉल्ट होगा या पोटेशियम का सॉल्ट होगा, ठीक है, सोप में। तो सोपोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सोप को बनाते हैं, ठीक है। सोपोनिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस जिसमें हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें हम एस्टर की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, ठीक है। एस्टर हो गया ये, और NaOH की रिएक्शन इससे कराते हैं तो सोडियम का क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है ना, सोडियम का एसिड सॉल्ट बन रहा है। तो यही क्या है, सोप है, ठीक है। बाकी इसके साथ थोड़ा बहुत एथेनॉल भी निकलता है। तो एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस टू गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन का एक एक्चुअल रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। एस्टिफिकेशन में एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। इसमें एस्टर से हम एसिड का सॉल्ट और एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट रिएक्शन हो गया सपोनिफिकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग कार्बन चेन का या तो अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कार्बन की बहुत ही लंबी चेन है बस, लेकिन सॉल्ट किसका है, सल्फोनेट आयन का, ठीक है। SO3 यानी क्या है, सल्फोनेट सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो डिटर्जेंट में सल्फोनेट सॉल्ट होता है और सोप में सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है, ठीक। जो सोप है वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सोप को हार्ड वाटर में मिलाओगे तो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा,
लेकिन सॉफ्ट वाटर में ये आसानी से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब देखो ये हार्ड वाटर में मिक्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के आयंस होते हैं जो सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। सोप में जो सोडियम आयन होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बस अब कुछ क्लीनिंग एक्शन की बात कर लेते हैं कि सोप और डिटर्जेंट का यूज़ जनरली हम कपड़ों को साफ़ करने में करते हैं ना, तो किस तरीके से कपड़ों से गंदगी को बाहर निकलता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो बोथ सोप एंड डिटर्जेंट कंटेन्स 2 पार्ट आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, बहुत ही लंबी चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की, और साथ में कुछ पीछे से सॉल्ट लगा होता है, ठीक है। तो जो कार्बन चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करने वाला, मतलब वाटर से नफरत करने वाला जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और जो उसके पीछे से आयंस लगे होते हैं, या तो सोडियम आयन लगा होगा सोप में, या फिर सल्फोनेट आयन लगा होगा किसमें, डिटर्जेंट में, ठीक है। तो जो आयन लगे होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से प्यार करने वाले, वाटर अट्रैक्टिंग, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्शन रखने वाले, अफेक्शन रखने वाले, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो आयंस लगे होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप को किस में सॉल्युबल करते हैं, ऑयल्स में, ठीक है, जो कपड़ों में ऑयल या डर्ट लगा होता है उसमें अपने आप को सॉल्युबल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम मिसेल बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मिसेल, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जो मिसेल होते हैं, सोप का मिसेल, जैसे डिटर्जेंट का मिसेल हो गया, सोप का मिसेल हो गया, वो हमें कपड़ों से गंदगी को बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो मान लो ये आपका कपड़ा है, कोई कपड़े के बीच में ये कोई ड्रॉप लगी है, ठीक है, ये मान लो कोई आपकी गंदगी है या कोई डर्ट पार्टिकल है, ठीक है। ये जो डर्ट पार्टिकल है इसमें ये जो कार्बन की चेन दिखा रखी है, ये जो चेन होती है ये हाइड्रोफोबिक चेन हो गई, ठीक है, कार्बन की, और ये जो ब्लैक ब्लैक गोल है ये आपका आयंस है, ठीक है, सोडियम आयन, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं सबके सब, जो आयंस होते हैं सबके सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये जो कार्बन की चेन है बीच में ये इनसॉल्युबल होती है। तो ये डर्ट पार्टिकल में, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट में सॉल्युबल हो जाती है, और वहाँ से एक स्ट्रक्चर बना के, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसे आप मिसेल बोलते हैं, ये मिसेल के फॉर्म में, मतलब मिसेल फॉर्म में करके इस डर्ट पार्टिकल को कपड़े से बाहर निकाल देती है, और इस तरीके से हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है, सोप को हम डर्टी क्लोथ्स में ऐड करते हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच्ड विद द ऑयल एंड डर्ट पार्ट, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो ऑयल और डर्ट पार्टिकल से अटैच हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो अरेंजमेंट बनता है, मतलब जो मिसेल बनता है, वो उस डर्ट पार्टिकल को उस कपड़े की सरफेस से बाहर निकाल देता है, और हमारे से कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं, दे कंटेन सोडियम कार्बोक्सिलेट आयंस, ठीक है, दे कंटेन सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ठीक है, CONA ग्रुप होता है सोडियम का या पोटेशियम का, कोई भी आयन ले लो, उनका CONA ग्रुप होता है इसमें सोप में, और इसमें सोडियम सल्फोनेट ग्रुप होता है, ठीक है, सल्फोनेट का ग्रुप होता है SO3Na, कार्बन की लंबी चेन होती है, पीछे से ये वाले आयंस लगे होते हैं, ठीक है, इसमें भी कार्बन की लंबी चेन होती है, और पीछे से Na सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लगा होता है, ठीक है। तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन होता है सोडियम का, और इसमें सोडियम सल्फोनेट आयन होता है, ठीक है। दे आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर में जनरली सॉल्युबल नहीं होते, तो इस हार्ड वाटर में अगर आपको वॉशिंग करनी है तो साबुन का यूज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में सॉल्युबल होते हैं, डिटर्जेंट्स आर सुटेबल फॉर बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। दे हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एजेंट, तो ये जो होते हैं डिटर्जेंट के कंपैरिजन में वीक क्लीनिंग एजेंट होते हैं, और डिटर्जेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो इनके तो जो हार्ड वाटर है वो, जो सोप है वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हार्ड वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं, कैल्शियम के आयन होते हैं, मैग्नीशियम के आयन होते हैं, आयरन के आयन होते हैं, तो ये रिप्लेस कर देते हैं सोडियम को उसके पोलर एंड, सोप मॉलिक्यूल के जो एंड में सोडियम मॉलिक्यूल का आयन लगा होता है ना, सोडियम एटम का जो आयन लगा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर में सोप सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है फिलहाल। तो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या, फिजिक्स का टॉपिक, फिजिक्स का चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।